समाजवाद क्या है? एक वाक्य में है, समता और संपन्नता, बराबरी हो, खुशहाली हो। ये लक्ष्य है समाजवाद का। अपने गांव में, अपने मोहल्ले में जहाँ भी अभाव हो, लड़की की शादी में परेशानी हो किसी गरीब की, उसका साथ दो, मदद करो। इसकी एकता के लिए 1800 या 56 बहुत कम है। अगर देश की एकता को लिए अगर इससे ज़्यादा भी मारना पड़ते, हमारे सुरक्षा बलों को तो मारते। तब समाजवादी पार्टी के संस्थापक, संरक्षक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव न तो विधायक थे और न ही मंत्री। उनके करीबी लोग ये बताते हैं कि एक बार वो धान से भरी बैलगाड़ी लेकर अपने गांव से इटावा शहर जा रहे थे। तब चुंगी के रूप में चवन्नी लगती थी। मुलायम सिंह यादव के पास वो चवन्नी नहीं थी। उन्होंने चुंगी वसूलने वालों से कहा कि आड़ती से लेकर बाद में दे देंगे। इतना कहकर वो बिना पैसे दिए जाने लगे तो मुंशी ने गाड़ी रुकवा दी। कहा कि बिना पैसे दिए गाड़ी कैसे पास हो जाएगी। मुलायम सिंह यादव बैलगाड़ी छोड़कर आढ़ती के पास गए। वहां से चवन्नी लेकर आए और रसीद कटवाई। इसके बाद आढ़त पर पहुंचे और बोले, सेठ जी, जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो पूरे प्रदेश की चुंगी माफ कर दूंगा। इस पर वहां मौजूद तमाम लोग हंसने लगे और बोले, मुलायम, तुम फूंक कर पहाड़ उड़ा देते हो। इसके जवाब में मुलायम सिंह ने कहा, जो हम कहते हैं वो सही कहते हैं, जो हम कहते हैं वही करते हैं। यही वो आत्मविश्वास है जिसकी बदौलत देश के तमाम बड़े नेताओं की फहरिस्त में अगर किसी को धरती पुत्र का नाम मिला तो वो है मुलायम सिंह यादव। नमस्कार, मुख्यमंत्री के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर। साल 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिनों की सरकार गिर चुकी थी। सबकी जुबान पर केवल एक सवाल था कि अब देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उसी समय उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बड़ा चेहरा और अपनी राजनीतिक बुलंदियों की ओर बढ़ने वाले नेता का नाम चर्चा में आया। संयुक्त मोर्चे में सुगबुगाहट हुई कि हिंदी पट्टी के उस नेता को प्रधानमंत्री बनाने पर चर्चा हो सकती है। लेकिन तभी बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैं उस शख्स को कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। लालू उस समय किंग मेकर की भूमिका में थे, लिहाजा संयुक्त मोर्चा कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था। यह फैसला हुआ कि लालू जिसका विरोध कर रहे हैं उस शख्स को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा। अगर लालू उस वक्त विरोध नहीं करते तो वो शख्स सिर्फ यूपी का मुख्यमंत्री नहीं बल्कि देश का प्रधानमंत्री भी बन गया होता। यह कहानी है उसी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की, जो अपनों की बदौलत प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते रह गया। उन्नीस में 15 साल के लड़के ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आह्वान पर नहर रेट आंदोलन में भाग लिया और पहली बार जेल गया। उस वक्त ना तो लोहिया और ना ही उस लड़के को यह मालूम था कि सियासत की राह में उसका मुकद्दर बदलने की ये पहली लकीर थी। इस घटना के 8 साल बाद साल 1962 में मैनपुरी में एक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मुकाबले में 23 साल के नौजवान मुलायम सिंह यादव ने हिस्सा लिया, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि अखाड़े में लगाए गए दांव पेच उन्हें यूपी समेत देश की सियासत का सितारा बनाने वाले हैं। उस समय यूपी में विधानसभा चुनाव चल रहे थे। जसवंत नगर सीट से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार नत्थू सिंह उस कुश्ती प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने मुलायम सिंह का दमखम देखा और फिर जसवंत नगर सीट से अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों करने का ऑफर दे दिया। यहीं से शुरू होता है अखाड़े के पहलवान।
इंटर कॉलेज के मास्टर और सियासी क्षत्रप मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक सफर। उन्नीस में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर मुलायम सिंह यादव पहली बार इटावा की जसवंत नगर सीट से विजयी हुए। हालांकि विधायक बनने से 8 साल पहले मुलायम सिंह यादव जिस जैन इंटर कॉलेज में पढ़ते थे उसी में बतौर सहायक अध्यापक पढ़ाने लगे। यानी मुलायम सिंह यादव पहलवानी के साथ साथ मास्टरी भी करने लगे। उस दौर में करीब उन्हें 120 रुपये प्रतिमाह वेतन मिला करता था। करीब 11 साल बाद मुलायम सिंह यादव 1974 में उसी जैन इंटर कॉलेज में राजनीतिक शास्त्र के प्रवक्ता बतौर प्रोन्नत हुए। लेकिन सियासत की दुनिया ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। मुलायम सिंह यादव ने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया। 1984 में मुलायम सिंह यादव ने मास्टरी छोड़कर पूरी तरीके से राजनीति को अपना लिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और राजनारायण जैसे समाजवादी विचारधारा की छत्रछाया में सियासी एबीसीडी सीखने वाले मुलायम 28 साल की उम्र में पहली बार विधायक बन गए। उनके विधायक बनने की खबर उस वक्त सुर्खियों में थी क्योंकि परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। जब तक किसान नहीं संपन्न होगा देश संपन्न नहीं हो सकता। और मैंने यहाँ नहीं कहा है, लोकसभा में कई उदाहरण हमने दिए यही सवाल पर। तो आप विश्वास रखिए, सबसे ज़्यादा अगर बधाई किसी ने दी थी तो बीजेपी के पार्लियामेंट के मेंबर ने। 10 बार विधायक, 5 बार लोकसभा के सांसद, 1 बार रक्षा मंत्री और 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव भले ही अखाड़ा छोड़कर राजनीति में आ गए, लेकिन सियासत में भी कई हैरान करने वाले दांवपेच दिखाकर खुद को स्थापित करते चले गए। पिता सुघर सिंह अपने बेटे मुलायम को पहलवान बनाना चाहते थे। इसके लिए बेटे ने भी अखाड़ों की धूल में खुद को कसौटी पर रखना शुरू किया। उनकी गिनती ऐसे बिरले लोगों में होती है जो शिक्षक भी रहे और पहलवानी भी करते रहे। फिर अखाड़े में लगाए गए उनके एक दांव ने उनके जीवन की पूरी राजनीतिक दिशा और दशा न केवल तय की, बल्कि उन्हें सियासी बुलंदियों पर भी पहुंचाया। मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में मुलायम सिंह के सामने एक ऐसा शख्स मौजूद था जिसने यूपी समेत देश की सियासत को धरती पुत्र कहलाने वाला नेता दिया। मुलायम सिंह की सियासी शुरुआत किसी दिलचस्प फिल्मी किस्से की तरह है। साल 1977 मुलायम के जीवन में बड़ी तारीख है। तब तक वो तीसरी बार विधायक बन चुके थे। उसी समय केंद्र से लेकर यूपी तक कांग्रेस का सियासी गणित जब गड़बड़ाया और यूपी में जनता पार्टी की सरकार बनी तो मुलायम सिंह यादव को पहली बार मंत्री पद मिला। जनता पार्टी की सरकार के मुखिया और मुख्यमंत्री राम नरेश यादव की नजर मुलायम सिंह यादव पर गई। उन्होंने अपनी सरकार में उन्हें सहकारिता और पशुपालन मंत्री बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुलायम सिंह को उस दौरान कांग्रेस के नेता गंभीरता से नहीं लेते थे। यहाँ तक कि उनके कुछ साथी भी इशारों में कहते थे कि बचपन से जो काम ये करते आए हैं मंत्रालय भी वैसा ही मिला। लेकिन मुलायम सिंह यादव को इन तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने कामकाज के अंदाज और जमीनी सियासत के दांवपेच से अपनी राजनीतिक शख्सियत को एक बड़े नेता के आकार में ढालने के लिए जी तोड़ मेहनत करते रहे। तानों को अपनी ताकत बनाने का हुनर मुलायम ने ऐसा सीखा कि सहकारिता मंत्री रहते हुए कई बड़े बदलाव करके सभी को चौंका दिया। कोऑपरेटिव कमेटी के लिए उन्होंने रास्ता साफ किया। इसके बाद पंचायतों में और खास तौर पर जिलों में मजबूत सहकारिता सियासत का उदय हुआ। यूपी में मुलायम के सहकारिता मंत्री बनने के बाद कांग्रेस समेत उस दौर के सभी राजनीतिक दलों में खांटी और मंझे हुए नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। 1980 के आखिर में उत्तर प्रदेश में वो लोक दल के अध्यक्ष बने जो बाद में जनता दल का हिस्सा बन गया। इसके 4 साल बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने यूपी से लेकर दिल्ली तक सभी की धड़कनें बढ़ा दी। 4 मार्च 1984 मुलायम सिंह यादव इटावा के दौरे पर थे।
उसी दिन शाम करीब 5 बजे एक रैली को संबोधित करने के बाद मुलायम सिंह यादव अपने दोस्त से मिलने मईखेड़ा गांव पहुंचे। वहां से रात को 9:30 बजे के करीब वो मैनपुरी के लिए रवाना हुए। कुछ दूर चलने के बाद मुलायम सिंह यादव की गाड़ियों पर अचानक गोलियों की बौछार होने लगी। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, ये लुटेरों का हमला है या फिर राजनीतिक दुश्मनों का। आधा घंटे लगातार फायरिंग होती रही। मुलायम सिंह यादव के ड्राइवर ने देखा कि उनकी गाड़ी के आगे चल रहे कुछ बाइक सवार लोग गिर गए हैं और उनकी गाड़ी में भी आग लग गई है। अब सुरक्षाकर्मी समझ चुके थे कि हमलावरों का निशाना मुलायम सिंह यादव है। उन्होंने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। मुलायम सिंह यादव पर हुए इस हमले को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर आई कि करीब आधे घंटे तक फायरिंग के बाद जब हमलावर शांत हुए तो सुरक्षा कर्मियों ने घेरा बनाया। मुलायम को एक जीप में नजदीकी कुर्रा पुलिस थाने लाया गया और इस तरह से उनकी जान बच गई। लेकिन इस जानलेवा हमले में मुलायम की बच निकलने की कहानी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है। उस दिन हुए हमले में मुलायम की गाड़ी पर हमलावरों की 9 गोलियां लगी थीं। गाड़ी में गोलियां उस तरफ मारी गई थीं जिधर मुलायम बैठे थे, यानी हमलावरों को मुलायम की लोकेशन से लेकर उनके गाड़ी में बैठने की पोजीशन तक सब कुछ अच्छी तरीके से पता था। ये बताया जाता है कि मुलायम को अपने ऊपर हमले का अंदेशा पहले ही हो गया था, इसीलिए अपने सुरक्षा कर्मियों को उन्होंने सतर्क कर दिया। मुलायम ने सुरक्षा कर्मियों से कहा था कि अगर हमला होता है तो वो लोग चिल्लाने लगे कि नेताजी मारे गए, नेताजी मारे गए। उस दिन जब हमला हुआ तो सुरक्षा कर्मियों ने ऐसा ही किया। ऐसे में हमलावरों को लगा कि मुलायम सिंह सच में मारे गए हैं और वो घटनास्थल से भाग गए। इस हमले में एक शख्स की जान चली गई थी। मुलायम पर हुए इस हमले के बाद सियासी घमासान मच गया था। कभी भी इस बात से पर्दा नहीं उठा कि आखिर इतना बड़ा हमला किसने करवाया और क्यों करवाया। मुलायम सिंह ने इस हमले के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था। एक बहुत लंबा फेज है जिसमें मुलायम सिंह को अपने अस्तित्व की रक्षा करनी पड़ी। कांग्रेस के एक नेता थे जो इनकी हत्या करवाना चाहते थे और मुझे याद है कि वे मुलायम सिंह बार बार दौड़ करके दिल्ली आते थे, मीडिया के लोगों से बात करते थे और मीडिया के माध्यम से वह लोगों को बताते थे कि मेरी हत्या की योजना कांग्रेस के ही एक नेता जो यहाँ पर दिल्ली में इंदिरा गांधी की सरकार में बहुत प्रतिष्ठित थे, वो चला रहे थे। हालांकि इस हमले के बाद मुलायम और उनके साथ रहने वाले सुरक्षा कर्मी और करीबी काफी सतर्क रहने लगे। लोकदल का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके मुलायम ने साल 1989 में यूपी समेत देश की राजनीति में अपना सबसे बड़ा दांव चला। अखाड़ा चाहे पहलवानी का हो या फिर राजनीति का, मुलायम सिंह यादव विरोधियों को चारों खाने चित करने में हमेशा माहिर रहे। कांग्रेस के खिलाफ वीपी सिंह के नेतृत्व में जब जनता दल का गठन हुआ तो 1989 में यूपी में विधानसभा के चुनाव हुए। उस समय वो जनता दल सरकार के मुख्यमंत्री बने। नवंबर 1990 में केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद मुलायम सिंह चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी में शामिल हो गए और कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। यानी केंद्र में भले ही वीपी सिंह की सरकार गिर गई, लेकिन मुलायम ने कांग्रेस का समर्थन हासिल कर लिया। 1989 में जनता दल को यूपी विधानसभा चुनाव में बहुमत मिला। मुलायम सिंह यादव जनता दल के नेता के तौर पर 1989 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। नवंबर 1990 में केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिर गई। यूपी में मुलायम सरकार पर खतरा मंडराने लगा। उन्होंने फौरन जनता दल का साथ छोड़ दिया और चंद्रशेखर की समाजवादी जनता दल में शामिल हो गए। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर पीएम बन गए और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के सीएम बने रहे। लेकिन अप्रैल 1991 में कांग्रेस ने चंद्रशेखर और मुलायम से समर्थन वापस ले लिया। मुलायम सरकार गिर गई और 1991 में यूपी में मध्यावधि चुनाव हुए। मुलायम सिंह की पार्टी हार गई। बीजेपी उत्तर प्रदेश में पहली बार सत्ता में आई। मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन की सबसे अहम घटना घटी साल 1990 में।
1989 में वो पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। उस वक्त राम मंदिर आंदोलन की आंच अपने चरम पर थी। उत्तर भारत में फैले मंदिर आंदोलन का केंद्र थी अयोध्या। मुलायम को ये खबर मिली कि आडवाणी रथ यात्रा लेकर 30 अक्टूबर 1990 को हजारों लाखों कार सेवकों के साथ विवादित ढांचे की ओर बढ़ेंगे। मुलायम सिंह ने उस वक्त ये बयान दिया कि मुख्यमंत्री रहते हुए विवादित ढांचे पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अक्टूबर 1990 में साधु संत, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेता कार सेवा के लिए अयोध्या कूच करने लगे। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो गई। वो पुलिस बैरिकेड तोड़कर विवादित ढांचे की ओर बढ़ने लगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने सख्त फैसला लेते हुए प्रशासन को गोली चलाने का आदेश दे दिया। पुलिस की गोलियों से तत्काल 5 कार सेवकों की मौत हो गई। रक्त रंजित अयोध्या में मौजूद कार सेवकों का गुस्सा भड़क गया। 2 नवंबर 1990 को एक बार फिर हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी के करीब पहुंच गए। पुलिस को एक बार फिर गोली चलानी पड़ी, जिसमें करीब 1 दर्जन कार सेवकों की मौत हो गई। कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश ने मुलायम सिंह को सियासी विरोधियों की नजर में मुल्ला मुलायम की श्रेणी में खड़ा कर दिया। जनता दल के विभाजन के बाद और मुख्यमंत्री के रहते हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह से उनकी दूरी बनी रही। उनका मन मिलता था चंद्रशेखर से, और जो उनकी राजनीतिक मजबूरियां थी उसमें उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं उनका विश्वास अर्जित किया। तो पिछड़े और मुसलमान का एक जो कॉम्बिनेशन बना वो मुलायम सिंह की राजनीति का आधार बना। और फिर मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए मुलायम सिंह किसी भी सीमा तक जा सकते थे और वो गए भी। ये उनकी का कमज़ोर पक्ष भी है और यही उनकी ताकत भी है। मुलायम सिंह की ये गलती राजनीतिक अखाड़े में हमेशा घिरती रही, क्योंकि 1990 में उन्होंने गोली चलाने का जो आदेश जारी किया था उसे वो कई मौकों पर सार्वजनिक तरीके से सही ठहराते रहे। हालांकि उस घटना को लेकर मुलायम सिंह का ये कहना था कि उनके सामने मंदिर मस्जिद और देश की एकता का सवाल था। देश की एकता के लिए उन्हें गोली चलवानी पड़ी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उन्हें इसका अफसोस है, मगर कोई और विकल्प नहीं था। कि देश की एकता के लिए तंजीर 28 या 56 बहुत कम है। अगर देश की एकता को लिए अगर इससे ज़्यादा भी मारना पड़ते हमारे सच्चा वालों को तो मारते, लेकिन देश की एकता का। अयोध्या में मुलायम सरकार के गोलीकांड के बाद वही हुआ जिसका अंदेशा था। मध्यावधि चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी को 221 सीटों के साथ सरकार बनाने का जनादेश मिला। मुलायम सिंह के सरकार गंवाने से जुड़ा एक अहम सियासी किस्सा है। 1987 में चरण सिंह के निधन के बाद लोकदल में मुलायम के कद का बढ़ना शुरू हुआ। उस समय चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह और मुलायम सिंह यादव के बीच पार्टी में उत्तराधिकार को लेकर शीत युद्ध शुरू हो गया। अजीत सिंह राज्यसभा सदस्य थे। अजीत सिंह ने लोकदल के नेताओं को इकट्ठा किया। 1991 में मुलायम सिंह यादव की सरकार गिरने के बाद अजीत सिंह ने पार्टी नेताओं से कहा कि वो मुलायम सिंह यादव को नेता प्रतिपक्ष पद से बेदखल कर दें, लेकिन मुलायम सिंह को अजीत सिंह के इरादों की भनक लग गई थी। आखिरकार अजीत सिंह ने मुलायम को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटवा दिया। कुछ सालों बाद मुलायम सिंह ने अपनी अलग पार्टी बनाने का फैसला किया। 1992 में लखनऊ में अपनी पार्टी की नींव रखी और नाम रखा समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह यादव चरण सिंह की शागिर्दी में भी रहे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने का मसला आया और चरण सिंह के राजनीतिक उत्तराधिकार का मसला आया तो अजीत सिंह सामने आए। मुलायम सिंह ने मंजूर नहीं किया, रास्ता अलग कर लिया। बीपी सिंह ने अजीत सिंह पर हाथ रखा, लेकिन मुलायम सिंह ने विधायक दल की बैठक में अजीत सिंह को हरा दिया। वहां से अजीत सिंह और मुलायम सिंह के बीच में एक फांस आई, वहां से मुलायम सिंह और बीपी सिंह के बीच में एक गहरी फांस आई।
4 अक्टूबर 1992 को लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाने की घोषणा की। उस वक्त मुलायम के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उनकी पार्टी का कोई जनाधार यानी अपना वोट बैंक नहीं था। दिसंबर 1992 में यूपी की कल्याण सिंह की सरकार गिर गई। नवंबर 1993 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने थे। बतौर समाजवादी पार्टी के मुखिया ये मुलायम और उनकी नई पार्टी सपा के लिए सबसे बड़ी कसौटी थी। बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए मुलायम सिंह ने चुनावी अखाड़े में अकेले उतरने के बजाय बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिला लिया। ये वो दांव था जिसका बीजेपी समेत किसी के पास कोई तोड़ नहीं था। समाजवादी पार्टी को 109 सीटें मिली, बहुजन समाज पार्टी को 67 सीटें, बीजेपी को सबसे ज्यादा 177 सीटें। लेकिन सपा और बसपा ने जोड़तोड़ से सरकार बना ली। ये उत्तर प्रदेश की सियासत में मुलायम सिंह यादव की एक ऐसी सोशल इंजीनियरिंग थी जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। मुलायम सिंह यादव की 1 साल से भी कम उम्र वाली पार्टी सत्ता में आ गई और वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। मुलायम सिंह जिस बात के लिए जाने जाते हैं वो है कि उन्होंने एक उत्तर प्रदेश में नए तरह की का राजनीतिक समीकरण पैदा किया और जिन सामाजिक आधारों पर कांग्रेस खड़ी थी उसको उन्होंने अपने पास ले लिया। तो कांग्रेस का जो अस्तित्व है उत्तर प्रदेश में उसका की जो समाप्ति हुई है और वो लंबे समय तक आगे भी रहने वाली है, उसका कारण ये भी है कि मुलायम सिंह यानी एक क्षेत्रीय नेता के रूप में उत्तर प्रदेश के नेता के रूप में उभरे और कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं आया जो मुलायम सिंह की जगह ले सके। मुलायम सिंह की सरकार ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन इसी दौरान सपा बसपा के गठबंधन से बने पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों के वोट बैंक को तोड़ने के लिए एक बड़ा दांव चला गया। ये वो घटना थी जो यूपी समेत देश में मुलायम काशीराम की सोशल इंजीनियरिंग को तबाह करने वाली थी। उत्तर प्रदेश की सियासत में मीराबाई गेस्ट हाउस कांड को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस कांड के लिए मुलायम और शिवपाल सिंह यादव को जिम्मेदार ठहराया जाता है। 2 जून 1995 को लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में जो कुछ हुआ था वो एक ऐसी घटना थी जो हमेशा के लिए मुलायम की समाजवादी सियासत के दामन पर दाग बनकर चस्पा हो गई। उस घटना ने बीएसपी नेता मायावती और समाजवादी पार्टी में राजनीतिक और निजी अदावत की ऐसी शुरुआत की जिसे हमेशा के लिए खत्म कर पाना नामुमकिन हो गया। जून 1995 में यूपी में पंचायत चुनावों का ऐलान हुआ। इस चुनाव में मुलायम और काशीराम दोनों अपनी अपनी पार्टियों को गांवों से जोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे। काशीराम की ओर से मायावती ने पंचायत चुनावों में बीएसपी के विस्तार की कमान संभाली, लेकिन इसी दौरान सपा और बसपा के बीच अहम को लेकर टकराव होने लगा। एक दलित महिला बीएसपी के बैनर तले पंचायत चुनावों में नामांकन करना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता उसे लगातार रोक रहे थे। बात मायावती तक पहुंची। दोनों दलों के बीच दरार पैदा होने लगी। बीजेपी ने इसी दौरान एक बड़ा दांव खेल दिया, मायावती को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे दिया। इसके बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल बढ़ गई। 2 जून साल 1995 को मायावती ने समाजवादी पार्टी से समर्थन वापस का ऐलान कर दिया। उसके कुछ ही देर बाद लखनऊ के मीराबाई स्टेट गेस्ट हाउस में मायावती ने अपने पार्टी के विधायकों की मीटिंग बुलाई। मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई। नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने मीराबाई स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचकर मायावती को घेर लिया। यहां मायावती कमरा नंबर 1 में रुकी थीं। ये कहते हैं कि सपा के कुछ बड़े नेताओं के इशारे पर एसपी कार्यकर्ताओं ने बसपा के कई विधायकों और कार्यकर्ताओं को पीटा। इसके बाद मायावती के कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। मायावती ने अपने आप को बचाने के लिए कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था।
करीब 9 घंटे तक अपने ही कमरे में बंधक रहने के बाद कुछ बीजेपी नेता लालजी टंडन के नेतृत्व में पहुंचे और मायावती को सुरक्षित निकाल लिया। इस घटना के बाद से माया और मुलायम के रास्ते अलग हो गए। दोनों दुश्मनी की राह पर चल पड़े। लेकिन इस राजनीतिक रंजिश का पहला खामियाजा मुलायम सिंह यादव को भुगतना पड़ा। उनकी सरकार चली गई। वहीं बीजेपी के समर्थन से मायावती देश की पहली दलित मुख्यमंत्री बनी। ये मुलायम सिंह यादव के लिए सबसे बड़ा झटका था। काशीराम मुलायम सिंह बाबरी विध्वंस के बाद एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी समतामूलक समाज बनाएंगे इस घोषणा पत्र के साथ आए थे। उनके समर्थकों के एक बड़े हिस्से को अफसोस हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के उन्होंने मुलायम सिंह यादव की सरकार को गिराया और वो मुख्यमंत्री बनी। वो अपने बलबूते पे नहीं, जिन वर्गों और वर्ग समूहों को दिन भर लताड़ती थी, दिन भर गाली देती थी, उनके कंधों पे बैठ करके वो मुख्यमंत्री बनी। यद्यपि उनके अपने वर्ग ने उसको सराहा, वो उसके साथ खड़े हुए, लेकिन एक जो प्रगतिशील तबका था, जो विचार के साथ जुड़ना चाहता था, उसको निराशा हुई। 1995 में यूपी में सरकार गंवाने के बाद अगले ही साल मुलायम सिंह यादव को राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा। अखाड़े में दांवपेश के माहिर मुलायम को उनके अपने ही एक साथी और रिश्तेदार ने धाराशायी करने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के इरादे से मुलायम सिंह यादव ने केंद्र की राजनीति का रुख किया। 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से चुने गए। उस वक्त केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी और मुलायम सिंह उस सरकार का हिस्सा बने। मुलायम सिंह यादव को देश का रक्षा मंत्री बनाया गया। हालांकि ये सरकार लंबे समय तक चली नहीं और इसके बाद वो दौर भी आया जब मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा चलने लगी, लेकिन लालू यादव ने उनका खेल बिगाड़ दिया। 1997 में मुलायम के प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरे होने वाला था। वो पीएम पद की दौड़ में सबसे आगे थे, लेकिन कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव और शरद यादव ने उनके इस इरादे पर पानी फेर दिया। एचडी देवगौड़ा की सरकार गिर चुकी थी क्योंकि नए कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने उनसे समर्थन वापस ले लिया था। संयुक्त मोर्चा पूरे शिद्दत से एक नए प्रधानमंत्री की तलाश में जुटा था। देवगौड़ा बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव का नाम सामने आया, लेकिन दो दूसरे यादव नेताओं ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। लालू और शरद ने मुलायम के सामने दूसरी पंक्ति में खड़े होने से इंकार कर दिया। लालू का विरोध इतना मुखर था कि संयुक्त मोर्चे ने मुलायम को पीएम बनाने से इंकार कर दिया। इस बारे में मुलायम ने कुछ मौकों पर सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने कहा था कि वो सिर्फ लालू की बदौलत ही पीएम नहीं बन पाए। मैंने कब कहा तुम बना दूंगा मैं? पहले भी नहीं बनने दिया, फिर नहीं बनने दिया। आपने पहले भी तो नहीं बनने दिया। आपने नई बात क्या है? तुम्हें कौन नहीं जानता है? आपको कौन नहीं जानता है कि पहले भी नहीं बनने दिया और आते ही जेल से ऐना मुलायम सिंह को कहा नहीं बनने दूंगा। भारत की हिंदी पट्टी के दो बड़े यादव नेता, तीसरी धारा के दो बड़े नेता लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनने में रोड़ा अटकाया तो लालू यादव ने। वही लालू यादव बाद में मुलायम सिंह यादव के समधी हो गए, रिश्तेदारी हो गई, परिवार में बेटा बेटी ब्याहे गए और आज तो नातेदारी का सौहार्दपूर्ण संबंध चल ही रहा है। लेकिन एक दौर वो भी रहा जब मुलायम सिंह के जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा के बीच में व्यवधान पैदा किया था लालू प्रसाद यादव ने। मुलायम सिंह यादव के जीवन में 2003 एक बड़ी सौगात लेकर आया। ये वो वक्त था जब यूपी के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को वो जीत नसीब हुई जिससे मुलायम की पार्टी को सियासी संजीवनी मिल गई। 29 अगस्त 2003 को मुलायम सिंह एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हालांकि ये सरकार 4 साल ही चल पाई। उसके बाद 2007 में विधानसभा चुनाव हुए तो मुलायम सिंह सत्ता से बाहर हो गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की हालत खराब हुई तो मुलायम ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी पर छोटे भाई शिवपाल को बैठा दिया और खुद दिल्ली में पार्टी की राजनीतिक कमान संभाली।
मुलायम सिंह यादव यूपी से दिल्ली तक समाजवादी पार्टी की सियासी सेहत सुधारते रहे। इसी बीच 2012 के विधानसभा चुनाव आ गए। – 2012 में मुलायम सिंह ने अचानक एक फैसला लिया। इसके बाद यूपी समेत समाजवादी पार्टी की सियासत ने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा। मुलायम ने अपने बेटे अखिलेश यादव को रथ लेकर यूपी के चुनावी चक्रव्यूह में सीएम का चेहरा बनाकर उतार दिया। उसके बाद अखिलेश ने अपने पहले कार्यकाल में युवाओं के साथ साथ स्मार्ट सियासत की भी शुरुआत की। हालांकि अखिलेश के हाथों में पार्टी की कमान सौंपने के बाद मुलायम का समाजवादी कुनबा बुरी तरह से बिखरने लगा। अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी कमान मिलते ही संगठन और यूपी की सियासत ने एक नई करवट ले ली। 2012 विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के लिए अखिलेश ने चुनावी रथ लेकर प्रचार किया। पहली बार समाजवादी पार्टी को 224 सीटें मिली। इस हैरान करने वाले नतीजों के लिए अखिलेश यादव ने बहुत मेहनत की थी। लिहाजा मुलायम ने बेटे अखिलेश को सूबे के सीएम की कुर्सी सौंप दी और यहां से समाजवादी पार्टी में दूसरी पीढ़ी ने दस्तक दी। कि ये पार्टी नेताजी की है, किसी और की नहीं है। और जो रिश्ता हमारा नेताजी का है वो कोई तोड़ नहीं सकता, ये भी याद रखिए। नेताजी ने ही हमें राजनीति में भेजा, नेताजी ने ही हमें ट्रेनिंग दी, तो जिन्होंने साजिश की उन्हें हमने भी दाव मार दिया इस बार। अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन 2016 में यूपी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले टिकट बंटवारे को लेकर चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव में ठन गई। टकराव सिर्फ घर और पार्टी के अंदर नहीं, बल्कि मंचों पर भी महाभारत के रूप में सामने आने लगा। उनके जीवन में जब मैं देखता हूँ उपसंहार वाली स्थितियां, मतलब जो चौथापन जिसको हम लोग बोलते हैं जीवन का, वो थोड़ा कष्टप्रद है। मुलायम सिंह जी की अवस्था भी हो गई और इसी दौर में उन्होंने परिवार में संघर्ष भी देख लिया और बहुत सारी ऐसी अप्रिय घटनाएं देखी जो शायद उनको अच्छी नहीं लगी हों। और अभी एक ताज़ा घटनाक्रम उन्होंने देखा, उनकी बहू अपर्णा यादव वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर गई। तो ये दृश्य भी मुलायम सिंह यादव ने देखे और शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच का संघर्ष देखा। फिर खैर इस चुनाव में दोनों की पार्टी गठबंधन में आ गई, ये दृश्य भी देखा। मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल यादव का साथ दिया और बेटे अखिलेश के साथ साथ चचेरे भाई रामगोपाल यादव को पार्टी से बाहर करने का ऐलान कर दिया। रामपाल से 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर, इन्होंने पार्टी को बहुत कमजोर किया है और चुनाव के वक्त ऐसी समस्या जानबूझ के पैदा की है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी समर्थन इसमें है, इसे उनको भी 6 साल के लिए निकाला जाता है। इस विवाद की पृष्ठभूमि में 2003 का एक पारिवारिक विवाद भी माना जाता है। ये वो कहानी है जिसने मुलायम के अपने ही घर में घमासान मचा दिया था। उन्नीस में मुलायम सिंह अपने राजनीतिक शिखर की ओर बढ़ रहे थे। उसी दौरान उन्हें लोकदल यूपी का अध्यक्ष बनाया गया। तब उनकी मुलाकात लोकदल की कार्यकर्ता साधना गुप्ता से हुई। कहते हैं अपने से 20 साल उम्र में छोटी साधना गुप्ता को मुलायम सिंह ने दिल से कबूल कर लिया था, लेकिन तब तक न तो सार्वजनिक जीवन में बात बाहर आ पाई और न ही परिवार को ही इसकी कोई खबर लगी। कहते हैं मुलायम सिंह पर परिवार का इतना दबाव था कि वो कभी भी साधना गुप्ता से अपने रिश्ते की सच्चाई को खुलकर स्वीकार नहीं कर पाए। 1988 से पहले कोई नहीं जानता था कि मुलायम सिंह यादव का एक बेटा और भी है, प्रतीक यादव। दरअसल 2003 में मुलायम के करीबी और तत्कालीन पार्टी नेता अमर सिंह ने साधना को मुलायम की पत्नी का दर्जा दिलाने की कोशिश की। 2003 में मुलायम की पहली पत्नी और अखिलेश यादव की मां मालती देवी के निधन के बाद अमर सिंह ने साधना और मुलायम के रिश्ते की चर्चा शुरू की। साल 2007 में मुलायम ने आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में सीबीआई जांच को लेकर कुछ संपत्तियों में साधना गुप्ता और प्रतीक की हिस्सेदारी का जिक्र किया।
तब जाकर लोगों को यह पता चला कि साधना उनकी दूसरी पत्नी है और प्रतीक यादव उनका दूसरा बेटा। ये कहते हैं कि अखिलेश इस बात को लेकर अमर सिंह से हमेशा नाराज रहे कि अमर सिंह की वजह से उनके पिता ने पहली पत्नी के साथ न्याय नहीं कर सके। अखिलेश नहीं चाहते थे कि मुलायम सिंह इस रिश्ते को स्वीकार करें। बहरहाल वो रिश्ता दुनिया के सामने है और मुलायम की तमाम कोशिशों के बावजूद भी समाजवादी पार्टी कई धड़ों में बंट गई। चाचा शिवपाल नाराज होकर पार्टी छोड़कर चले गए। उन्होंने 2018 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली। बाद में राजनीतिक राहों में मिलते और बिछड़ते रहे, लेकिन मुलायम के दौर में जिस तरह समाजवादी कुनबा एकजुट हुआ करता था, वो पार्टी पर ढीली पकड़ पड़ते ही अलग अलग दिशाओं में जाने लगा। हालांकि मुलायम ने पार्टी की कमान पूरी तरह अखिलेश को सौंपकर खुद को संरक्षक की भूमिका में सीमित कर लिया, लेकिन वो जब तक सियासत में सक्रिय रहे तब तक उनके विस्तार को कोई भी रोक नहीं पाया। मुलायम सिंह यादव जी के साथ मैंने काम किया है। हाँ, अगर वो अखिलेश यादव की जगह होते तो एक दिन भी अपने घर नहीं बैठते। डीमोनेटाइजेशन में वो धरने रखते बैंकों के आगे, वो हजारों लोगों की शव यात्रा में शामिल होते कोरोना पीरियड के दौरान। मुझे अफसोस है कि अखिलेश यादव जी उस सब प्रक्रिया से किन्हीं कारणों से अपने आप को अलग रखे। मैंने मुलायम सिंह यादव को जरा जरा सी बात पर तकरार करते देखा है। जब वीपी सिंह ने 10वीं उन्मूलन का आंदोलन चलाया, उसका विरोध करके बदनामी प्राप्त करते हुए मैंने मुलायम सिंह को देखा, लेकिन मुलायम सिंह ना हटता था ना डरता था। आज कोई मुलायम सिंह के को छूने वाला उसके आसपास जैसा भी कोई नेता नहीं है। 22 नवंबर 1939 को इटावा के सैफई में जन्मे मुलायम सिंह का सैफई महोत्सव भी काफी सुर्खियों में रहा, खास तौर पर तब जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार रही। उसमें बॉलीवुड के तमाम बड़े चेहरों से लेकर देश की नामी गिरामी हस्तियां मौजूद रहती थीं। मुलायम सिंह यादव का 75वां जन्मदिन भी राजनीतिक सुर्खियों में रहने वाली एक चर्चित घटना थी। 2012 में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस वक्त रामपुर में पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने उनके लिए लंदन से बग्घी मंगवाई। मुलायम के लिए 75 फीट का केक तैयार हुआ। शानो शौकत और भव्यता की तमाम मिसालों के साथ मुलायम के जन्मदिन का ऐतिहासिक जश्न मनाया गया। हालांकि तमाम जगहों पर यह भी चर्चा हुई कि लोहिया के समाजवाद को जीने वाले मुलायम सिंह यादव आखिर जनता के पैसों की इतनी बर्बादी कैसे कर सकते हैं। बहरहाल मुलायम सिंह भारतीय राजनीति के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने रिश्तों को बहुत अहमियत दी और सियासत में दोस्ती को हर हाल में निभाया। मुलायम सिंह को समाजवादी पार्टी नेताजी कहकर संबोधित करती है। वो नेता जो अपने दम पर अपनी पार्टी को न केवल सत्ता तक लाए, बल्कि देश के सामने समाजवादी पार्टी को एक विकल्प के तौर पर मजबूती से पेश भी किया। यूपी समेत देश की सियासत में मुलायम का अंदाज सबसे जुदा है। उनके राजनीतिक फैसलों पर कुछ विवाद भले ही हो सकते हैं, लेकिन यह कहा जाता है कि जब जब अपनों पर मुसीबत आई तब मुलायम ने हदों के पार जाकर मदद की। मुलायम सिंह यादव की सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान भी शायद यही है कि हमेशा वो यारों के यार कहलाए। जिसका हाथ थाम लिया, किसी भी सूरत में उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। वो राजनीतिक विरोधियों को भी गले लगाने में पीछे नहीं रहे। कल्याण सिंह से लेकर लालू प्रसाद यादव तक और संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर नरेंद्र मोदी तक मुलायम ने राजनीतिक मतभेद वाले नेताओं से भी हमेशा आगे बढ़कर हाथ मिलाया। वो न केवल अखाड़ों के पहलवान रहे, बल्कि सक्रिय सियासत के महारथी बनकर राजनीति के आसमान पर उभरे। समाजवादी पार्टी के रूप में मुलायम ने यूपी समेत देश की राजनीति को वो आधार दिया जिसका अपना मजबूत जनाधार है। आज मुख्यमंत्री के इस एपिसोड में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए मुख्यमंत्री के साथ। नमस्कार।